Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम हमारी जो बुक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन उसका पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। कि स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका होती है, सरकार किस तरीके का रोल निभाती है स्वास्थ्य को लेकर, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो निकालिए बेटा अपना चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। वास्तव में स्वास्थ्य है क्या, स्वास्थ्य किसे कहा जाता है। तो स्वास्थ्य क्या है बेटा, रोगों से और रोग जो बीमारियां हैं और जो चोट है उनसे दूर रहने की क्षमता। हमारे अंदर कितनी इम्यूनिटी पावर है वही हमारी क्या कहलाता है, वही हमारा हेल्थ या हमारे स्वास्थ्य कहलाता है। फिर हम बात करेंगे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कि किस प्रकार कैसी सुविधाएं भारतीय गवर्नमेंट ने लोगों को उपलब्ध कराई है और लोगों को कितनी मात्रा में वे सुविधाएं मिल रही हैं। तो निकालिए चैप्टर, देखिए। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस देश में लोगों का लोग ये चाहते हैं, लोग अपेक्षा करते हैं, क्योंकि सरकार उन लोगों ने ही बनाई है और वो जो सरकार है वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध करने के माध्यम से हो सकता है। मतलब जब सरकार लोगों को शिक्षा प्रदान करे, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करे, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, सड़कें बनवाए, लोगों को पानी उपलब्ध करवाए, तभी हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ की, वास्तव में स्वास्थ्य का मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है स्वास्थ्य का, और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे कि इससे संबंधित क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आती हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट इनका निवारण कर भी पाई है या नहीं। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। उपशीर्षक क्या है, अध्याय के बहुत सारे उपशीर्षक हैं, जैसे स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिकाएं हैं। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार से जुड़ा है, सरकार के काम से हम कैसे इसे रिलेटेड कर सकते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, यानी कि बीमारियों और चोट आदि से बचने रहने की जो पावर हमारे अंदर है उसी को ही हम हमारा स्वास्थ्य कहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है, हम सिर्फ बीमारियों से रिलेटेड नहीं रख सकते। आपने उपयुक्त कोलाज में से कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। ये कोलाज देखिए आपकी बुक में बना हुआ है, इसमें से हर एक पिक्चर देखिए और इसको आप स्वास्थ्य से जोड़कर देखिए कि किस तरीके से हम इसे अपने हेल्थ से जोड़कर देख सकते हैं। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है, लेकिन यदि हम गौर से देखें तो कुछ नहीं बल्कि सारी स्थिति हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। बीमारियों के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। मतलब स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे डलेगा, अगर हमारे आसपास का वातावरण दूषित है, हम साफ हाथों से खाना नहीं पका रहे हैं, ठीक है, हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है, या फिर हमारे आसपास गंदगी है, ठीक है, पीने का साफ पानी हमें नहीं मिल पा रहा है, अच्छी हवा हमें नहीं मिल पा रही है, पेड़ पौधों की कमी है, तो हमारा स्वास्थ्य इफेक्टेड होगा। तो कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे कारक हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया इन्होंने, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वह सामान्यतः पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। कह रहे हैं कि यदि लोगों को पीने का पानी मिले तो वो स्वस्थ रहेंगे, और दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले तो उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना होगा। मतलब यदि लोगों को पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है, उन्हें साफ पीने का पानी मिलता है तो वो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यदि दूसरी ओर उन्हें भरपेट भोजन ही नहीं मिला है और घुटन भरी अवस्था में पड़े रहना हो, चारों तरफ गंदगी हो, स्मेल हो, तो उनके बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। हम सब जानते हैं कि हम जो भी कार्य करें, हम सब चाहते हैं कि हम जो भी काम करें ना उसे चुस्ती से करें और ऊंचे मनोबल के साथ करें, लेकिन सुस्त रहेंगे अगर हम अकर्मण्य रहेंगे, चिंताग्रस्त होंगे या तनाव हमें होगा लंबे समय तक, और अगर हम डरे डरे सहमे सहमे रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रह सकता है। ये एक स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त रहना चाहिए और प्रसन्न, हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए
बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी हमारे खुशहाल जीवन की एक दवा समझिए। यदि हम खुश रहते हैं तो बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। अब हम बात करते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाएं। भारत में किस किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं हैं? तो बेटा हमारी बुक में 2 तालिकाएं, 2 टेबल दी हैं। हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको कंपेयर कर देखेंगे कि भारत में किस प्रकार की सुविधाएं हैं, क्या वो दोनों स्थितियों में बराबर हैं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम और द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। पहले कॉलम का पहला पॉइंट है, संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। मतलब विश्व में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में हैं, सबसे ज्यादा डॉक्टर यहाँ बन रहे हैं, लगभग हर साल 15,000। लेकिन यदि हम दूसरी स्थिति देखें, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या कम है। मतलब डॉक्टर जितने भी बन गए हैं, उन्होंने शहरी क्षेत्रों में अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक खोले हैं, क्योंकि शहरों के जो लोग हैं स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा जागरूक हैं और बीमारियों पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। अब पहली सिचुएशन का हम पहला पॉइंट देखते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार आया है और इनमें काफी वृद्धि भी हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे, जबकि सन 1991 में 11,174 हो गए और 2000 में इनकी संख्या बढ़कर 8,218 हो गई। मतलब जहां 1950 में सिर्फ 2,717 हॉस्पिटल थे, वहीं 18,218 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंडिया में हैं। और दूसरे अगर हम इसकी सिचुएशन देखें, भारत में इतने हॉस्पिटल्स होने के बावजूद भी हर साल 5 लाख लोग तपेदिक यानी टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक इसकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जितनी काउंटिंग उस वक्त थी उतनी ही अब है। हर वर्ष मलेरिया के 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। हर वर्ष लगभग मलेरिया से 20 लाख लोग ग्रसित होते हैं जिनकी रिपोर्ट हमारे पास आती है, लेकिन यह संख्या कम नहीं हो रही है। अब हम फर्स्ट सिचुएशन देखते हैं। भारत में विदेशों से बड़ी संख्या में इलाज करवाने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। मतलब चिकित्सा पर्यटक भारत से लोग विदेशों से लोग ट्रीटमेंट करने के लिए इंडिया आते हैं, ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि भारत में हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट का खर्चा उनके देश में होने वाले ट्रीटमेंट से काफी कम है। लेकिन वहीं अगर हम अपने देश की सिचुएशन देखें, हमारी गवर्नमेंट तो आज तक सबको पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाई और जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जितनी भी संचारणीय बीमारियां हैं जो कि पानी से पैदा होती हैं, यानी हवा और पानी के द्वारा एक दूसरे तक फैलती हैं, वो उन बीमारियों में ज्यादातर जो है 21% जल से ही होती है, 21%। जैसा है कि हैजा होना, पेट के कीड़े हो जाना या हेपेटाइटिस होना। भारत विश्व में दवाइयों का निर्मित करने वाला चौथा बड़ा देश है। 4th नंबर पर आता है इंडिया मेडिसिन के प्रोड्यूस में और भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात करता है, विदेशों तक दवाइयां पहुंचाता है। लेकिन फिर भी भारत अपने समस्त बच्चों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं करा पाया। लगभग आधे बच्चे भारत के ऐसे हैं जिनको पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाया और वे अल्प पोषण यानी कि कुपोषण के शिकार रहते हैं। यदि हम इन दोनों कॉलम को देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि इंडिया ने चाहे कितनी ही प्रगति क्यों ना कर ली हो, कितने ही हॉस्पिटल्स आ गए, कितनी फैसिलिटीज यहाँ पर बढ़ गई, लेकिन फिर भी अभी भी देश के संपूर्ण जनसंख्या इसका लाभ नहीं उठा पा रही है। बीमारियों से बचाव तथा उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं? स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पताल हो, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं यानी कि लैब बनी हो, एम्बुलेंस की सुविधा हो, ब्लड बैंक हो और जो कि मरीजों की आवश्यक सेवा और देखभाल उन्हें उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों की, नर्स की, योग्य डॉक्टरों की और अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है। मतलब जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो मरीजों को परामर्श दे सकें, उनकी रोगों की पहचान कर सकें और उनका इलाज भी कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयां एवं उपकरण भी चाहिए, क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं
तो हमें इन सब सुविधाओं की बहुत ज़रूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, दवाखाने हैं और अस्पताल भी हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी है, डॉक्टर भी हैं हमारे देश के पास, ठीक है, हमारे देश के पास एक्सपीरियंस भी है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को जो कि ग्रामीण लोग हैं, जो कि गांवों में फैले हुए हैं, उनकी देखभाल करने में समर्थ है। इस विषय पर हम बाद में और भी पढ़ेंगे। लेकिन साथ ही चिकित्सा विज्ञान में असाधारण प्रगति हुई। मेडिकल ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है, जिसके चलते देश में इलाज की नई नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे कि देश में कैसी कैसी विधियां उपलब्ध हैं। क्या आज हम सभी को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर हैं या नहीं? इसके बारे में हम बात कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।